मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम चर्चा करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के, जो कि एक पेपर के रूप में एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में चलता है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा सिलेबस में ऐड किया गया है इस पेपर को। और आज हम बात करेंगे टीपी एक्ट का जो प्रीएम्बल है, उद्देशिका और उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल यानी उद्देशिका संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है, उसकी उद्देशिका में कहा गया है, whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows। यानी कि पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अतः एतत् द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। यानी कि संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों को इस अधिनियम के अंदर परिभाषित किया गया है और संशोधित किया गया है। यानी कि हम बात करते हैं उद्देशिका की। उद्देशिका का क्या रोल होता है किसी भी जो एक्ट होता है उसके अंदर। सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम के साथ उद्देशिका प्रीएम्बल संलग्न होती है। उद्देशिका यद्यपि अधिनियम के एक हिस्से के रूप में नहीं मानी जाती, इसे एक जनरली जो एक्ट होता है, कोई भी विधि होती है, उसका हिस्सा नहीं माना जाता, फिर भी इसका अपना अलग ही महत्व होता है उद्देशिका का। यह इसलिए विचारणीय है कि इसमें अधिनियम के अधिनियमित करने वालों का आशय स्पष्ट होता है। यानी यह अधिनियम क्यों लागू किया गया है, क्या ऑब्जेक्ट था इस अधिनियम को लागू करने के पीछे, क्या इंटेंशन था, क्या आशय था अधिनियम को लागू करने के पीछे विधायिका का, वो किसमें परिलक्षित होता है, उद्देशिका के अंदर वो परिलक्षित होता है। जो अधिनियम के किसी प्रावधान का संदिग्ध होने की दशा में उसे व्याख्या करने में लाभदायक सिद्ध होती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यदि अधिनियम का कोई जो सेक्शन है, धारा है या कोई प्रोविज़न है, कोई प्रावधान संदिग्ध अवस्था में है, यानी उस प्रावधान की जो लैंग्वेज है वो स्पष्ट नहीं है, वहाँ पे उसका अर्थ समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, या वो प्रावधान संदिग्ध है, तब उद्देशिका महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है वहाँ पर कि उसको उस प्रावधान की व्याख्या किस प्रकार से की जाए। उसकी व्याख्या को करने में जो उद्देशिका है वो लाभप्रद होती है। उस प्रावधान की जो व्याख्या है वो जो उद्देशिका है उसमें उद्देशिका को ध्यान में रखकर की जा सकती है। लेकिन जहाँ अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट व असंदिग्ध हो, यानी अधिनियम के प्रावधान यदि बिल्कुल स्पष्ट हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई संदिग्ध कोई इस प्रकार की बात नहीं है संदिग्ध, तो वहाँ पर क्या होगा कि उद्देशिका का कोई कार्य नहीं होता। यानी अगर मतलब जो विधि है, उस विधि का जो प्रावधान है वो बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की संदिग्धता नहीं है, यानी असंदिग्ध प्रावधान है, तो वहाँ पर उद्देशिका का कोई कार्य नहीं होता है। यानी उसको जिस प्रकार से वो प्रावधान है उसको उसी के रूप में समझा जाएगा जो कि प्रावधान की भाषा है, जो कि सेक्शन या धारा की भाषा है। अर्थात इसके माध्यम से प्रावधानों को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जब ये घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता प्रावधानों को, जबकि जो प्रावधान है या जो धारा है वो बिल्कुल रूप से स्पष्ट हो। और अगर वो स्पष्ट नहीं है तब उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है उस प्रावधान की व्याख्या करने के लिए। अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है कि परिभाषित एवं संशोधित करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम को 1882 को अधिनियमित किया गया। इसका मतलब है प्रस्तुत अधिनियम का उद्देश्य संपत्ति अंतरण से संबंधित तत्कालीन विधि को, जो तत्कालीन विधि थी, उसको परिभाषित एवं संशोधित करना है, न कि कोई नए सिद्धांतों को सम्मिलित करना, नए सिद्धांतों को लागू करना इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। जबकि यहाँ पर जो तत्कालीन जो विधि थी उसको परिभाषित किया गया है और उसके अंदर आवश्यक जो भी ज़रूरत के हिसाब से संशोधन किए गए हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं भारतीय संविदा अधिनियम पहले से ही पारित हो चुके थे।
यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के पारित होने से पहले ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय संविदा अधिनियम पारित हो चुके थे, जिनमें कुछ प्रावधान संपत्ति अंतरण से संबंधित हैं। इनमें जो कुछ प्रावधान है वो संपत्ति अंतरण से अधिनियम अंतरण से संबंधित भी है। इन दोनों प्रावधानों में प्रस्तुत अधिनियम का उद्देश्य संपत्ति अंतरण से संबंधित नियमों का पुनर्स्थापन करना तथा जीवित व्यक्तियों के मध्य संपत्ति अंतरण को नियमित करना है। यानी दो जीवित व्यक्तियों के मध्य संपत्ति का अंतरण किस प्रकार से होगा, इसको नियमित करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय संविदा अधिनियम को संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के संदर्भ में पूर्ण करने का भी है। यानी जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है उसमें जो जो अधिनियम को संपत्ति अंतरण से संबंधित जो विधि है उसको पूर्ण करना भी इसका उद्देश्य है भारत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का। यानी जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है यह भारतीय संविदा अधिनियम में जो संपत्ति अंतरण के प्रावधान है उनको पूर्ण करना इसका उद्देश्य है। उद्देशिका में प्रयुक्त परिभाषित एवं संशोधित शब्दों से स्पष्ट है कि वर्तमान अधिनियम संपत्ति अंतरण से संबंधित कोई नई विधि, नए नियम तथा नए सिद्धांतों को प्रविष्ट नहीं करता है, अपितु जो तत्कालीन विधि को परिभाषित करता है, स्पष्ट करता है और संशोधित करता है। यानी ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है ये कोई नई विधि का निर्माण नहीं करता या नए नियमों का निर्माण नहीं करता या नए सिद्धांतों को प्रविष्ट नहीं करता, अपितु जो तत्कालीन विधि थी उसको परिभाषित किया गया है, उसको स्पष्ट किया गया है और उसको संशोधित किया गया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि अधिनियम के पारित होने से पूर्व की विधि क्या थी संपत्ति अंतरण से संबंध में। यानी इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व संपत्ति अंतरण संबंधी संव्यवहार जो होते थे वो पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत विधि जो होती थी उससे वो शासित होते थे। भारतीय संविदा अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा भी संपत्ति अंतरण संबंधी विधि का विकास हुआ। यानी संपत्ति अंतरण जो विधि है उसके विकास में जो बहुत बड़ा योगदान है वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का जो है बहुत बड़ा योगदान है संपत्ति अंतरण की जो विधि है उसका विकास करने में। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अधिनियम है वो परिपूर्ण संहिता नहीं है। यानी कि जो अधिनियम है वो परिपूर्ण संहिता नहीं है। यह अधिनियम अपने आप में संपूर्ण संहिता नहीं है। उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दावली संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों से स्पष्ट है कि इस अधिनियम में संपत्ति अंतरण से संबंधित संपूर्ण विधि का वर्णन नहीं है। यानी संपत्ति अंतरण की जो विधि है उसका संपूर्ण अपने आप में जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है वो पूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो भारतीय संविदा अधिनियम है और रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो भी मिलकर इसको संपत्ति अंतरण अधिनियम को पूर्ण बनाते हैं। और इस अधिनियम का विषय क्षेत्र पक्षकारों के कृत्यों से बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज से होने वाले संपत्ति हस्तांतरण तक ही सीमित है। यानी जो ये अधिनियम है ये अधिनियम कहाँ पे लागू होता है, जहाँ पर बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज के द्वारा संपत्ति का अंतरण होता है वहाँ तक ही ये विधि सीमित है। ये विधि वहीं लागू होगी जहाँ पर बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज पक्षकारों के कृत्यों से संपत्ति का अंतरण होता है। जो विधि प्रक्रिया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अधीन होने वाले हस्तांतरण से भिन्नता रखता है। यानी ऐसा अंतरण जो कि विधि की प्रक्रिया के द्वारा होता है या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है वहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते तथा वो सम्मिलित भी नहीं है। पक्षकारों के कृत्य से होने वाले संपत्ति अंतरण में भी जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले हस्तांतरण से संबंधित है। यानी पक्षकारों के कृत्य से होने वाले संपत्ति अंतरण से मतलब ऐसा अंतरण जो कि दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। उसी अंतरण पर जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान लागू होते हैं तथा ये इच्छा पत्र यानी वसीयत के द्वारा जो संपत्ति के निपटारा जो किया जाता है या संपत्ति का जो ट्रांसफ़र किया जाता है वसीयत के द्वारा, इच्छा पत्र के द्वारा, बाई विल के द्वारा, वहाँ पर इसके प्रावधान लागू नहीं होते। यह अधिनियम के अंदर जो हमने देखा यानी संपत्ति का अंतरण क्या होता है कि दो प्रकार से होता है।
पक्षकारों के कृत्य द्वारा होता है, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज होता है, और दूसरा जो प्रकार है हमने देखा विधि की प्रक्रिया द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी पक्षकारों से कृत्य द्वारा जो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज है, ऐसा संपत्ति का अंतरण, उस पर तो इसके संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो प्रावधान है वो लागू होंगे, जबकि विधि प्रक्रिया द्वारा जो संपत्ति का अंतरण होता है वहाँ पर इस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरा, जो पक्षकारों के कृत्य द्वारा जो अंतरण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो जीवित अवस्था में होने वाला अंतरण, जिसको कि इंटरवीवस अंतरण कहा जाता है, जो कि दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। और दूसरा अंतरण है इच्छा पत्र द्वारा अंतरण, यानी बाई विल के द्वारा, जो एक व्यक्ति अपना विल करता है जो कि उस व्यक्ति के मरने के बाद प्रभावी होगी। तो जो इच्छा पत्र द्वारा अंतरण होता है वहाँ पर भी संपत्ति अंतरण के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते। ये खाली जो पक्षकारों के कृत्य द्वारा जो जीवित अवस्था में होने वाला अंतरण है, इंटरवीवस अंतरण कहा जाता है, वो उसी पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान लागू होते हैं। यानी कि सामान्यतः संपत्ति अंतरण दो प्रकार से हो सकता है, प्रथम पक्षकारों के कृत्य द्वारा, दूसरे विधि प्रक्रिया द्वारा। लेकिन हमारा यह अधिनियम केवल पहले वाले अंतरणों का ही वर्णन करता है। ऐसा अंतरण जो न्यायालय की डिक्री के निष्पादन के परिणाम स्वरूप, यानी नीलामी बाई ऑक्शन के द्वारा किया जाता है। जहाँ पर किसी डिक्री का निष्पादन किया जाता है जो कि न्यायालय के द्वारा, न्यायालय की जो डिक्री होती है उसके निष्पादन के परिणाम स्वरूप जो नीलामी होती है उसके द्वारा जो अंतरण होता है वो विधिक प्रक्रिया द्वारा अंतरण होने के कारण इस अधिनियम के द्वारा शासित नहीं होगा या इस अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से न्यायालय की डिक्री के के परिणाम स्वरूप नीलामी द्वारा जो अंतरण होगा वहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये अंतरण जो है वह विधि प्रक्रिया के द्वारा अंतरण है। पक्षकारों के कृत्य द्वारा अंतरण भी दो प्रकार से होता है, पहले जीवित व्यक्तियों के परस्पर अंतरण तथा दूसरा इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति का अंतरण, यानी बाई विल के द्वारा अंतरण। यानी इस अधिनियम में केवल जीवित व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले जो संपत्ति अंतरण है उसी से संबंधित है ये अधिनियम, उसी पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अतः यह अधिनियम संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि की एक परिपूर्ण संहिता नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम परिपूर्ण संहिता के रूप में नहीं होने की जो स्थिति है उसके बारे में हम इन तथ्यों के आधार पर बोल सकते हैं। वो तथ्य कौन कौन से हैं? इस अधिनियम के अधिकतर प्रावधान स्थावर संपत्ति से संबंधित हैं। यानी इस अधिनियम के जो अधिकतर प्रावधान हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के, वो स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। हम यहाँ पर एक बात बताना उचित होगा कि जो माल विक्रय अधिनियम 1930 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, वहाँ पर अचल संपत्ति से संबंधित प्रावधान है। चल संपत्ति से, मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित प्रावधान जो है वो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 यानी माल विक्रय अधिनियम 1930 में है, जबकि अचल संपत्ति से, स्थावर संपत्ति से जो संबंधित प्रावधान है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के द्वारा शासित होते हैं, जो कि दो जीवित व्यक्तियों के द्वारा संपत्ति के अंतरण होता है। इस अधिनियम के प्रावधान कतिपय मामलों में संविदा अधिनियम एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम पर आश्रित है। यानी ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसको परिपूर्ण कौन बनाता है? भारतीय जो संविदा अधिनियम एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम पर ये जो अधिनियम है ये आश्रित है। संविदा अधिनियम और रजिस्ट्रेशन जो एक्ट हैं वो उन एक्ट के द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में पूर्ण बनता है। इस अधिनियम में वर्णित संपत्ति अंतरण के सामान्य सिद्धांत मुस्लिम विधि के किसी नियम को प्रभावित नहीं करेंगे। यानी मुस्लिम विधि के जो नियम हैं वहाँ पर ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है वो प्रभावी नहीं होगा। जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो नियम हैं उस पर उसको संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रभावित नहीं करेगा। अब हम इस अधिनियम का बारे में एक शॉर्ट रूप से चर्चा करें तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है। इस संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में 137 धाराएं आती है, 137 सेक्शंस हैं, एक अनुसूची है इस अधिनियम के अंतर्गत। और ये जो अधिनियम है वो 8 चैप्टर्स में डिवाइड है, 8 अध्याय में ये डिवाइड है। यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो
प्रारंभिक जो प्रावधान है वो धारा 1 से 4 तक है और वो अध्याय 1 में दिए हुए हैं। संपत्ति अंतरण से संबंधित जो सामान्य सिद्धांत हैं वो धारा 5 से लेके धारा जो 53 क है वहाँ तक दिए गए हैं, जो कि चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है। उसमें से भी जो जंगम एवं स्थावर संपत्ति से संबंधित जो सामान्य सिद्धांत है वो धारा 5 से लेकर धारा 37 तक दिए गए हैं। और स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो अंतरण के सिद्धांत हैं वो धारा 38 से लेकर धारा 53 क तक दिए गए हैं। और संपत्ति अंतरण के जो विभिन्न तरीके बताए गए हैं वो धारा 54 से लेकर धारा 137 तक बताए गए हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है। वो जो है उनमें 6 प्रकार हैं। वो है, एक तो विक्रय है जो जिसे सेल कहा जाता है, दूसरा मॉर्टगेज बंधक है, तीसरा पट्टा लीज है, चौथा जो प्रकार है वो विनिमय है, एक्सचेंज है, पांचवा प्रकार दान गिफ्ट है और छठा है अनुयोज्य दावा यानी एक्शनेबल क्लेम है। जो विक्रय के जो प्रावधान है वो धारा 54 से लेकर धारा 57 तक अध्याय 3 में दिए गए हैं। और जो मॉर्टगेज या बंधक से संबंधित प्रावधान है वो धारा 58 से लेकर धारा 104 जो कि अध्याय 4 के अंतर्गत आता है उसमें दिए गए हैं। पट्टा के जो सिद्धांत है, लीज के जो सिद्धांत हैं वो धारा 105 से लेके 117 तक अध्याय 5 में दिए गए हैं। विनिमय के जो सिद्धांत है वो धारा 118 से लेके धारा 121 तक अध्याय 6 में दिए गए हैं। दान के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 122 से लेके धारा 129 तक अध्याय 7 में किए गए हैं। और अनुयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 130 से लेकर धारा 137 तक दिए गए हैं जो कि अध्याय 8 के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रीएम्बल और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।